हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान इस वक्त किया जा रहा है। 12 बजे तक अंबाला में वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। पंचकुला में 10.9%, सोनीपत में 13.7% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 18.2%, धारूहेड़ा में 35.9% अभी तक मतदान हुआ है। सांपला में 41.9%, रेवाड़ी में 18.2% अभी तक मतदान हुआ है। ओकलाना में 34.8% मतदान अब तक हो चुका है और नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग भी जारी है। लगातार उससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे तक अंबाला में 12.7% वोटिंग हो चुकी है। पंचकुला में 10.9%, सोनीपत में 13.7% अभी तक मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 18.2%, धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ है। सांपला में 41.9%, रेवाड़ी में 18.2% वोटिंग हुई है। और अभी शुरुआत में देखा गया था कि बहुत तेजी के साथ जो लोग थे वो वोटिंग करने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन अब जो रफ्तार है क्या कुछ हद तक धीमी हुई है। अब जिस तरीके से जितनी उम्मीद के साथ ये माना जा रहा था कि मतदान होना चाहिए, क्या उतना मतदान हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। जरा आगे बढ़ते हैं और अब जरा खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वो जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। मैं वंदना जी, जिस तरीके से अभी तक वोटिंग चल रही है, आप उम्मीद है कोरोना संक्रमण का भी दौर है, इसका असर पड़ रहा है। वोटिंग परसेंटेज आपको लग रहा है कि ठीक है या अभी बढ़ेगी दोपहर के बाद से, उम्मीद है ऐसी? देखिए शुभेंदु, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंट अभी बढ़ेगी और लोगों में काफी जोश है और वोट करने के लिए भी सभी बाहर निकलेंगे। अभी मैं चैनल पर बैठने से पहले बूथ पर ही बैठी हुई थी, तो मैंने लोगों के विचार भी सुने कि अभी हम आ गए हैं, फैमिली मेंबर्स जो है वो अभी बाद में आएंगे। जैसे जैसे जो भी फ्री होगा वो बाहर निकल कर आएगा और वोट करेगा। तो कोरोना का भी दौर है, लेकिन कोरोना के दौर को लेकर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। मास्क दिए जा रहे हैं और ग्लव्स, एक हाथ का ग्लव भी दिया जा रहा है ताकि जिससे वो वोटिंग कर सके। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कोरोना का टाइम पीरियड होने के बावजूद भी मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी। संजीव जी, आपके लिए तो बहुत अहम है क्योंकि इस बार तो आप पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जो मैं सवाल वंदना जी से कर रहा था, आपको लग रहा है कि कुछ सुधार होगा? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और INLD से जो प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में थे, उनका ये कहना था कि किसान आंदोलन की वजह से INLD तो बायकॉट कर रहे हैं इस चुनाव का। हालांकि उनके दूसरे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आम जो जनता है, हरियाणा की जो जनता है, किसान है, वो इस आंदोलन में है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज उतना तेजी से नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। आपको क्या नजर आता है? शुभेंदु जी, ये बात किसी हद तक ठीक मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी शहरों के अंदर ये तकरीबन जो आपके देखें इलेक्शंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे शहरों के अंदर हो रहे हैं। तो किसान जो गांव में हैं उनका तो कोई प्रभाव इन पर पड़ना नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज हैं, ये है छुट्टी के दिन हैं, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। परसेंटेज यही 55 और 60 के बीच में रहने की संभावना है, जो छोटे इलेक्शनों में ज्यादा होती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक ये 55, 56 या 60 से नीचे रहने की इस रुझान के मुताबिक मुझे नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या, इसका बड़ा कारण इसको क्या समझा जाए? कोरोना संक्रमण का दौर ये एक बड़ा कारण कि वोटिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई है, या इन चुनावों को लेकर के लोगों की जो भूमिका है वो कुछ हद तक उतना ज्यादा रुझान नहीं है, ये इसको समझा जाए? किस तरीके से देखा जाए? सभी बातें हैं, मतलब आप सबसे मेजर कारण कोरोना को भी मान सकते हैं। फिर लोग इस वक्त आजकल कुछ एक साल से लोगों के रूटीन के अंदर फर्क पड़ गया है। लोग ऐसे एरिया में जाना पसंद नहीं कर रहे या अवॉइड करते हैं, ये बात बिल्कुल सही तौर पे सच है। लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं
कि मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो वो हैं कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अभी सरकार के काफी लंबा समय बाकी है और इस तरह से 100 तरह की बातें दिमाग में आ सकती हैं। आपके सामने आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कुछ ना कुछ लोगों का मन ये है कि किसी भी वजह से ज्यादातर लोगों का मन ये है कि इलेक्शन को अवॉइड करने के संकेत नजर आ रहे हैं। नहीं तो इसमें फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? जो आपने ये दिखाया है, हाँ। ये तो शुभेंदु जी वक्त ही बताएगा। हाँ। हमें लगता है कि हमारी पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और हम चाहे वो पार्षद के कैंडिडेट्स हों हमारे तीनों नगर निगम के चुनाव में और चाहे मेयर के कैंडिडेट हों, वो जीत दर्ज करेंगे। हमें और मुझे और मेरी पार्टी को ऐसा पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सामने। समाज के हर वर्ग के बारे में है, उनको लोग पूरी तरह से नकारेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो लोगों के मन में क्या है ये तो वो स्वयं या परमात्मा जानता है। ये तो वो स्वयं या परमात्मा जानता है। 30 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा। ठीक है वंदना जी, इन चुनावों को आप स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं या प्रदेश की सरकार, विपक्षी खेमा बार बार कह रहा है कि इन चुनावों के लिए भी मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, सांसद पहुंच रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, तो क्या जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उनको बताया जा रहा है, अभी तक के हुए कामों को बताया जा रहा है, उसका प्रभाव कितना आपको नजर आता है लोगों में? आप इस बात को क्या वो समझ पा रहे हैं कि प्रदेश की सरकार ने जो काम किया या देश की सरकार जो इस वक्त काम कर रही है, वो जब सब चीजें जब आपने जनता को बताई हैं तो इन स्थानीय स्तर के चुनावों में उसका प्रभाव आपको फायदा देगा? देखिए शुभेंदु, असली जो मुद्दे हैं वो स्थानीय स्तर के हैं। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर लगातार बातचीत हो रही है। अलग अलग एरियाज के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक जो बहस जो है वो लगातार चलती रही है कि कौन कौन से चीजें जो है वो नहीं मिल रही हैं या हमने क्या अभी तक अरेंजमेंट कराए हैं या आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं कि ऐसे मुद्दों को भी लिया गया है जो कि स्थानीय स्तर से थोड़ा सा ऊपर भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उस एरिया पे पड़ता हो। तो मुख्यमंत्री जी का आना मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी जोश भर देता है और साथ के साथ जो वहाँ के लोग हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि उनके जो नेता हैं वो उनके बीच में आए। तो उसमें आने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उधर उनके कांग्रेस के भी जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो भी बीच में आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन सामने दिखाती है कि जब केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं, तो एक विश्वास दिखाई देता है लोगों के बीच में कि हमारे काम जो है निर्बाध रूप से होते आए। 2014 के बाद जो विकास का स्वाद हम चख रहे हैं वो लगातार बनता रहे, छोटी सरकार तक भी वो बनता रहे। उसका एक बड़ा रीजन है कि जो हमारे नेता है वो लोगों के बीच में पहुंचे और बहुत अच्छा उत्साह भी लोगों के बीच में रहा है इन नेताओं को लेकर, सभी नेताओं को लेकर। लेकिन वंदना जी, आपको लगता है कि एक तरफ जब किसान आंदोलन चल रहा है और ये भी कहा जाता है कि कभी देश के अंदर कोई भी आंदोलन अगर चलता है या किसी प्रदेश में चल रहा है तो वो हर तरीके के चुनावों को प्रभावित करता है क्योंकि आंदोलन का व्यापक स्तर होता है। आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर जो है ये इस चुनाव को लड़ा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि किसान आंदोलन का प्रभाव इस पूरे चुनाव पर नहीं पड़ेगा? सिर्फ विकास की बात होगी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात होगी, आंदोलन की नहीं। देखिए, अगर आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पूरे इंडिया में, तो आपने देखा होगा बिहार के इलेक्शन जो है उस पर क्या इम्पैक्ट रहा, राजस्थान में निकाय चुनाव हुए, जम्मू एंड कश्मीर में निकाय चुनाव हुए, तो उसका भी रिजल्ट आपके सामने है, आपको मालूम है कि क्या इम्पैक्ट रहा। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन एक मुद्दा जरूर है, लेकिन बातचीत से जो डेडलॉक है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 29 तारीख को शायद बातचीत के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती है कि अगर किसानों को कहीं पर कोई भ्रम है या कहीं पर कुछ उनको प्रॉब्लम लग रही है तो हम उसको और सशक्तिकरण करके और सुदृढ़ करके उनके विश्वास के पे हम पूरा उतरे, क्योंकि ये जो कानून लाए गए हैं वो किसानों के लिए लाए गए हैं। तो सरकार ये चाहती है कि अगर कहीं डाउट है तो उनको हम क्लियर कर दें। तकरीबन 9 पॉइंट्स है जिस पर किसानों ने अपनी शंका व्यक्त की है, तो उसके लिए वो ऑलरेडी मान चुके हैं।
लेकिन एक विपक्ष की तरफ से ये फैलाया गया कि कानून को ही वापस किया जाए। मुझे लगता है ये अच्छी प्रथा नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद वो सीए की बात करेंगे, फिर आप 370 की बात करेंगे। तो जहां पर संशय है उसको संशोधन करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। उसको 2 साल तक देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस करने की आवश्यकता तो भी सरकार करेगी। सरकार तो किसानों की है ना, किसानों के लिए। लेकिन तो विपक्ष बार बार इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बार बार प्रबल तरीके से ये उठा रहा है और इस पूरे चुनाव को किसान आंदोलन से जोड़ करके भी रखा जा रहा है। मैंने अभी बड़ा अच्छा आपके सामने एग्जाम्पल दिया। मैंने राजस्थान की बात करी, जम्मू एंड कश्मीर की बात करी, बिहार की बात करी। वहाँ के जो नतीजे हैं हम सब ने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन को इन निकाय चुनावों से जोड़ कर देखना चाहिए। नतीजे जो है हमारे पक्ष में रहेंगे। ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वोटिंग जो इस वक्त की जा रही है उसको लेकर के 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। अंबाला में 14.3% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। पंचकुला में 15, सोनीपत में 17.3% अब तक मतदान हो चुका है। रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ है। सांपला में 41.9 और रेवाड़ी में 25.3% मतदान हो चुका है। उकलाना में 36.1% मतदान हुआ है। और अब रफ्तार जो है पहले के मुकाबले बढ़ी है और जिस बात की संभावनाएं थी कि जैसे जैसे थोड़ा सा दोपहर का समय आएगा तो वैसे वैसे लोगों की जो वोटिंग सेंटर है वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और पंचकुला में इसको लेकर के 15% अब तक मतदान हो चुका है। रेवाड़ी में 25%, धारूहेड़ा में 35.9% अब तक मतदान हो चुका है। और सांपला में अभी तक सबसे ज्यादा 41.9% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ है। उकलाना में 36% के आसपास मतदान हो चुका है। लेकिन इस रेस में अभी तक मतदान जो है सांपला में ज्यादा हुआ है और 40% के आंकड़े को वो पार कर चुका है। और जैसा कि हम भी हमारे पैनल में जो संजीव भारद्वाज हैं वो ये कह रहे थे कि लगभग 50 के आसपास तक कुल मिलाकर के वोटिंग परसेंटेज रहने की उम्मीद है। लेकिन कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर इससे ऊपर भी आंकड़ा पहुंच सकता है। संजीव जी, जरा मैं जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि ये जो आंकड़ा है अब पहले के मुकाबले अब बढ़ा है, जिस बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे इस आंकड़े के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा, सुधार होगा, लोग पहुंचेंगे। वो सुवेंदु जी, आप देखें कि 12 बजे से 1 बजे तक केवल 4% इंक्रीज हुई है। 12 बजे आपका ये 10.9 था, यानी 11 था और अब 15 हुआ है। अगर हम 4 घंटे और जोड़ें, 1 बज गया, 4 घंटे और जोड़ें और 20% लगाएं तो ये तो 35% के लगभग जाएगा अगर इसी रफ्तार से बढ़ेगा। मैंने आपको कहा ये 55% के आसपास मेरी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक, कैलकुलेशंस के मुताबिक ये 55 और 60 के बीच में जाएगा। 55 के आसपास ही रहने की मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद आखिरी 1 घंटे में तो जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको वो अलाउ करेंगे जी। तो इस वजह से टाइम पूरी तेजी से जा रहा है और आंकड़ा कहीं ना कहीं कोविड की वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उदासीनता कि भाई सरकार है, ये है, कई मुद्दे हर एक आदमी के अपनी सोच के मुद्दे होंगे, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनके लिए सरकार है और जिनको सरकार से काम लेने हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो अपना मत जरूर दे। आप देखें कि एटम बम से भी बड़ी शक्ति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वोट डालने की है। हम 1 मिनट में आदमी को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं, लेकिन लोग अभी इस भावना को किसी न किसी वजह से इस अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं, जब से मैं इस डिबेट में बैठा हूं, इतनी अच्छी खूबसूरती से आप बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना मत का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर मैं भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी राय
आप सरकार को चुनने के लिए, नुमाइंदों को चुनने के लिए जरूर दें। ठीक है, मैं जरा संजीव जी एक सवाल और है आपसे कि बड़ौदा के अंदर जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, उसके बाद से मजबूती बार बार इस बात में नेताओं की तरफ से जताई जा रही है कि आगे अब जो ये निगम के चुनाव है, इसमें प्रबलता के साथ और प्रमुखता के साथ आपने जो अपनी बात बताई थी इससे पहले भी चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर, और अब भी भरोसा मिला है, कार्यकर्ता में भी जोश बढ़ा है और इसका फायदा मिलेगा। शुभेंदु जी, आप देखें कि जब से हमारी पूरी प्रदेश की टीम एक दूसरे की सलाह लेके और मिलके चल रही है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे सारे नेता हर फैसले को बड़ी सहनशीलता से और बड़े सिस्टम से ले रहे हैं। बाकी जहां तक कांग्रेस कल्चर का सवाल है, कांग्रेस एक विचारधारा है। आप देखें कि आजादी के लिए कितने नेताओं ने और कितने कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी थी, उसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोग थे। आप देखें देश की अखंडता और प्रभुता के लिए कितने देश के कांग्रेसी नेताओं ने देश की अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए। तो कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस के लिए एक इलेक्शन को मात्र जीतना ही जरूरी नहीं है। इलेक्शन में लड़ने के लिए जीत हर कोई चाहता है, लेकिन बड़े सिस्टम से, बड़े डिसिप्लिन्ड वे से कांग्रेस पार्टी लड़ती है। कुछ एक लोग जो महत्वाकांक्षी होते हैं, वो कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी दूसरी पार्टी में जा, ऐसा हर पार्टी के साथ है। ठीक है, पर जो उनको प्रलोभन देने का काम सत्तारूढ़ दल कर रहा है, वो गलत है। ठीक है, और किसान आंदोलन से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जरा वापस चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से खबर है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में एक और मौत हुई है। आंदोलन में शामिल वकील ने इस दौरान अपना दम तोड़ा है। किसानों के समर्थन में वकील वहां पर पहुंचे और ऐसे में उन्होंने इस आंदोलन के समर्थन में जहर खाया। पीजीआई रोहतक ले जाते वक्त वकील ने दम तोड़ दिया है। वकील ने प्रधानमंत्री के नाम बाकायदा एक पत्र भी लिखा है। तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है और ये बताते हुए इस आंदोलन का समर्थन करते हुए वकील के द्वारा जहर खा लिया गया। आंदोलन में शामिल थे ये वकील और इस दौरान उस वकील ने जहर खाया और अपनी जान दी। किसानों के समर्थन में लगातार जो अलग अलग संगठन हैं या अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं, वो आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान वकील ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है, जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया गया वकील के द्वारा, और तमाम दूसरे लोग जो मौजूद है धरना स्थल पर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो हैं वो किसान विरोधी हैं। लेकिन ऐसे में एक और दुखद मौत। और चलिए अब जरा वापस लौटते हैं और हमारा जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और लगातार मतदान किया जा रहा है, और हम एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी अपने घर से बाहर निकलें और इस मतदान के अंदर अपना सहयोग जरूर दें। अपने शहर की सरकार को आप चुनने में पूरी तरीके से भूमिका निभाएं। चलिए जरा 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए, जरा उनका रुख कर लेते हैं। वंदना जी, मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूं, ये जानना चाह रहा हूं कि अब स्थानीय स्तर के इस चुनाव को लेकर के मुद्दे के आधार पर जरा बात कर लेते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क और तमाम जो दूसरे तकनीकी रूप से जो बातें रखी जाती हैं, जनता की तरफ से आवाज उठाई जाती है, उनको लेकर के कुछ प्लानिंग है? जनता के सामने क्या क्या वादे किए गए? आपको लगता है उन वादों पर जनता ने भरोसा किया है? देखिए, सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो जो बेसिक फैसिलिटी है उस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन साथ में कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्काई इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि जो विकास है वो कुछ एक मुद्दों के बाद रुक जाता है, हमने ये अचीव कर लिया, तो और बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आ जाती हैं जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, और लगातार काम चलता रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हमने संकल्प पत्र अपना अलग अलग एरियाज में दिया है। रेवाड़ी की बात कर लीजिए, पंचकुला की बात कर लीजिए, या सोनीपत में, हर एक एरिया का अलग अलग संकल्प पत्र जो है हमने दिया है। हम क्या काम करना चाहते हैं और किस तरह से काम करेंगे, वो सब हमने उन सब में मेंशन किया है। उसमें सौंदर्यीकरण की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज, अगर कहीं पर मेरे हिसाब से तो सब जगह
पहुंच चुकी हैं, लेकिन अगर कहीं पर रह भी गई हैं तो उसको पहुंचाने का काम करना है। बाकी ऐसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर कुछ स्किल्स डेवलप ज्यादा होते हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी कहीं ना कहीं सरकार का पूरी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसमें भी वर्क करना, ये सब जो काम है वो हमारी सरकार करने वाली है कि विकास जो है लगातार होता रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए। जो बेसिक फैसिलिटी के बाद और भी चीजें हैं उसकी तरफ भी हम बढ़े, हमारा मेन एम ये है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी विचारधारा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि 1947 से पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी, और उसके साथ लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, मैं ये नहीं कहती एक या दो लोग थे, पूरे देश के लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हमने लड़ी है। लेकिन वो कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस अलग है। आज की कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं दो चार लोगों पर जाकर सिमट गई है। यहाँ पे परिवार की बात करते हैं तो जब मैं इनको बोलती हूँ परिवारवाद की बात, तो वो देश पे चले जाते हैं, कहते हैं कि जो देश है उसमें हमारा संविधान ऐसा है, कोई भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करें तो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं है, ना बड़े लेवल पर है ना छोटे लेवल पर है। उसका एक बड़ा रीजन है जो लोग हैं कहीं ना कहीं पीछे हटते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां पर ये माना जाता है कि जो परिवार है वही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर जमीन से उठकर आया है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान है कि जो मेहनत करता है, वो देश के लिए सोचता है, जिसकी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। अब मैं जरा संजीव जी, पार्टी सिंबल पर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय स्तर के, आपको लग रहा है कि इसका फायदा मिलेगा? एक बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है कहीं? शुभेंदु जी, ये मैं आपको बताऊं कि सिंबल पे चुनाव लड़ना आवश्यक हो गया था, क्योंकि तकरीबन हर पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए पहले से ही इस फील्ड में है, और चुनाव लड़के ये इतना लोगों के बीच में शोर मचाते थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो सिंबल पे चुनाव लड़ना पार्टी के लिए जरूरी था, और पार्टी का ये सही निर्णय हमारी जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी और विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं, इन्होंने हमारे शीर्ष नेताओं से, सोनिया जी और राहुल जी से निर्णय करवाया। ये बहुत अच्छा एक कदम है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथी प्रवक्ता जो भी बीजेपी की तरफ से आज वंदना जी हैं, उससे पहले जो भी आते हैं, बार बार शोर मचाते हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत विकास किया। मैं मानता हूं, लेकिन साथ के साथ वो विकास बता नहीं पाते ये कि 2 लाख करोड़ के नीचे जो 60,000 1966 में हरियाणा बना था, 60,000 करोड़ रुपए, चाहे कोई भी प्रदेश के अंदर किसी भी सरकार, कोई भी सरकार रही, 60,000 करोड़ था। आज इनके मात्र 6 साल में तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए लोगों के ऊपर कर्जा कर दिया। यानी आप इसको कैलकुलेट कर लो कि 2.5 करोड़ जनता अगर हरियाणा प्रदेश की है तो प्रत्येक व्यक्ति पर कितना बोझ कर दिया। साथ ही साथ आप देखें कि हर घर में महिला को क्या जरूरत पड़ती है गैस की, और चूल्हा जलाने के लिए उसको दाल, चावल, गेहूं सबकी इन्होंने इस तरह से रेट को हनास कर दिया। मैं इस तरह ये पूछना चाह रहा हूं कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, बहुत हद तक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, कई बार जो विश्लेषक हैं वो इस बात को इस तरीके से भी आकलन करते हैं, तो क्या ऐसे में पार्टी का जो कैडर है उसको अपने साथ जोड़ करके, अब एक बार आप निगम चुनाव में पार्टी सिंबल पर जब उतर रहे हैं, क्या जो आपका कैडर है, जो आपका वोटर है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो जुट पाएगा? शुभेंदु जी, आप देखें कि पहली बात तो इनको अपने विकास की 6 साल की बात करनी चाहिए। बार बार ये कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ इस बात को अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी पार्टी के अंदर कभी कोई चीज होती है, बदलते हैं, विचार लेते हैं, चलते रहते हैं। इनकी पार्टी के
अंदर भी है। अब मैं सबके नाम लेके कहूं वो बात मुझे ठीक नहीं लग रही, वाजिब नहीं लग रही। अगर हम निकाय चुनाव की और प्लस विकास की बात कर रहे हैं, हर पार्टी के अंदर क्या स्थिति है, क्या लीडर कोई बात करता है, ये इन बातों पे दूसरी पार्टी को कम ध्यान देना चाहिए। लोगों के लिए क्या भले की बात कर रहे हैं, क्या विकास की बात कर रहे हैं, हमें उस पे जोर ज्यादा देना चाहिए। तो फिर भी आप बताइए ना, आप आपकी कांग्रेस तरफ से कांग्रेस मेरे पार्टी साथी पर कैसे जनता के भले के लिए बात करेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं वो ये बता पाए कि जो बीजेपी नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी कर सकती है? क्या मुद्दे हैं? मैं 100% बता पाऊंगा शुभेंदु जी। मैं आपको बताऊं, जैसे ये निकाय चुनाव के अंदर हमने पार्टी सिंबल की जो हमारी विचारधारा है, जहां जहां ये स्थानीय मुद्दों की जिस एरिया में, अब मैं पंचकुला में रहता हूं, मैं पंचकुला की एक सबसे बड़ी समस्या आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री जी 6 साल एक डंपिंग ग्राउंड है, सेक्टर के बीचों बीच है, और उससे शाम को दिन में जिस तरफ की हवा चलती है, लोग खाना नहीं खा पाते। उसमें मुख्यमंत्री जी ने शायद 2-3 विजिट कर चुके हैं उसके पास और मान चुके हैं, फिर भी वो 6 साल में उसको हटा नहीं पा रहे और वो वहां एस्टैब्लिश कर दिया। तो स्थानीय जो मुद्दे हैं, इनके ऊपर चुनाव हर एरिया पे इफेक्ट करेगा और हमारी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। ऐसी चीजें हैं जो जनता हर रोज देखती है और जनता ये चाहती है कि जो परेशानियां हैं उनका सुधार हो, समाधान हो। जी बिल्कुल, जनता जो चाहती है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम जब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम बार बार कांग्रेस पार्टी से क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न उठाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद घिर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने समय में क्या किया वो तो बताते नहीं, लेकिन हमारे पे प्रश्न उठाते हैं। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्यूशन की तरफ लगातार बढ़े हुए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि स्काई इज अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल हो गया है, लेकिन प्रोग्रेस में लगातार है, तभी जो जनता हमें बार बार चुनकर भेज रही है। आप पंचकुला की बात करते हैं, मैं रेवाड़ी से आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 5 साल में जो हमने विकास देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले लगातार एक ही विधायक 30 साल तक यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर भरने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उनका ध्यान कभी भी जो रेवाड़ी शहर की तरफ नहीं था। सड़कें बनाने का काम हो या सौंदर्यीकरण का काम हो, ये सब काम जो है हमारे समय में हुआ है। उनके समय में तो ये था कि अपने घर में जो कुछ है वो सब कुछ ले ले। अभी आप ये देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, रेवाड़ी में सिर्फ रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों पास में है, सिर्फ रेवाड़ी की जो चेयरमैन लड़ रही हैं उनको सिंबल का निशान दिया गया है। धारूहेड़ा के में जो लड़ रहा है उसको नहीं दिया गया, बाकी जो पार्षद है उनको नहीं दिया गया। कारण क्योंकि रेवाड़ी की जो चेयरमैन है वहाँ के स्थानीय विधायक की भाभी है वो, इसलिए वहाँ पर सिंबल दे दिया। अभी बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया क्योंकि हमारे पास प्रेशर था, सभी लोगों ने जो है सिंबल दिए थे तो हमने इसलिए सिंबल दे दिया। अगर आपको इतना अच्छा लगता तो आप पहले से सिंबल दे देते ना। अब कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर कार्यकर्ताओं के अंडर प्रेशर आपने आके सिंबल दिया, वो भी किस तरीके से दिए हैं, अपने अपने परिवार में बांट दिए। इस तरह की कंडीशन है कि धारूहेड़ा में सिंबल नहीं दिया, चेयरमैन का नहीं दिया, पार्षदों का नहीं दिया, रेवाड़ी में नहीं दिया, रेवाड़ी में सिर्फ चेयरमैन का दे रखा है, यानी कि परिवार में ही देंगे। तो वो क्वेश्चन मार्क तो हम उठाएंगे ना कि अगर आपके पास भी कार्यकर्ता नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि आप उनमें से किसी को उठाकर जो है आप चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने के लिए दे दे। पहले तो आप पूरा तरीके से सबके वो मंगाते हैं कि प्रोफाइल लेकर आइए, हम डिस्कस करेंगे कि किसको जो है टिकट दी जाए, और उसके बाद घर में से उठा के दे दी जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है लगातार। ठीक है, संजीव जी से जरा जवाब ले लेते हैं। और संजीव जी, सवाल एक और मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि अब जब आप कह रहे हैं कि पार्टी सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पहले तक भी मांग होती रही। इससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रहे वो भी ये मांग करते रहे, लेकिन एक खेमा ऐसा भी था जो लगातार पार्टी सिंबल पर स्थानीय स्तर के जो चुनाव है उनमें इस्तेमाल करने को मना करता रहा, विरोधाभास इसको लेकर के बना रहा। लेकिन अब जो है, अब लीडरशिप की तरफ से फैसला लिया गया, बदलाव किया गया। संजीव जी। शुभेंदु जी ये बात मैंने पहले भी कही है, लेकिन फिर मैं कह देता हूं कि ये मैं इस बात का थैंक्स करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि हमारे जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उन्होंने ये सभी को एक मत किया।
विवेक बंसल जी ने और उन्होंने, और जिस चीज की जरूरत थी, जो कार्यकर्ता बार बार डिमांड कर रहे थे, वो बात मान के पार्टी सिंबल पे ये निकाय चुनाव में कूदने का काम किया, लड़े और लड़ रहे हैं। जहां तक मेरे साथी प्रवक्ता वंदना बोपली जी ने कहा कि कहीं दिया कहीं नहीं दिया कार्यकर्ताओं के दबाव में, ये कितनी अच्छी बात है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पैदा हुए हैं। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाने के लिए अगर कार्यकर्ता का इतना दबाव किसी पार्टी के, देखो आप बीच में ना बोलें प्लीज, आपका टाइम आएगा जब बोलें, आपका जब टाइम आएगा जब बोलें। गलत मत बताइए, मैंने ये नहीं कहा कि कार्यकर्ताओं के दबाव से कहीं दिया कहीं नहीं दिया। आप बता देना कि गलत है। अब आपने शुभेंदु जी अपनी तरह से इंटरप्रेट करके नहीं बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे शुभेंदु जी, इनको चुप कर दे, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके नहीं बोलिए। शुभेंदु जी, हाँ बताइए। शुभेंदु जी बताइए। शुभेंदु जी, 2 मिनट पहले की इनकी बात इनको सुनवा दें कि कहीं कार्यकर्ताओं के दबाव में ये वर्ड यूज करा, इनको सुनवा दें ये बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। अब फिर बीच में बोल रही है ये, देखिए अब फिर बीच में बोल रहे हैं। आप अपने टाइम में बोलें प्लीज। जिस तरह से ये चलती है डिबेट, आप उसको चलने दें। बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी शुभेंदु जी, अगर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में आके कोई अच्छा डिसीजन लेती है तो वो बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कार्यकर्ताओं की चलनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कहीं ना कहीं कोई पार्टी में किसी वक्त इतने जाती है, कभी कोई कार्यकर्ता किसी चीज को चाहते हैं तो वो पार्टी के इन बिटवीन का मामला है, अंदर का मामला है, ना कि किसी विरोधाभास का मामला है कि विपक्षी पार्टी सारे विकास की बातों को भूल जाए, छोड़ दें, भरम फैलाते जाए और सिर्फ इसी बात पर रहे। इनकी पार्टी में तो जी एक घर की बात हो रही है। मैंने आज सुबह आपके आने से पहले जब नंदनी जी थी तो मैंने ये बात रखी थी कि ये कानून कांग्रेस के टाइम में ही पास हुआ था कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो पार्टी के अंदर उसकी कोई पोजीशन हो, कोई वो पार्टी बनाता हो। जहां तक देश को चलाने की और देश के प्रधानमंत्री बनने की बात है, वहां कोई ऐसा कानून कांग्रेस ने कभी ना बनाया ना फेवर की कि एक ही घर का आदमी यहाँ बैठेगा। ये कितनी महान बात है कि अगर आज नहीं तो सर कोई देश के जो नियम कायदे कानून है वो कोई एक राजनीतिक दल नहीं करेगा ना तय, ये भी तो बात है ना। पहले जब ये कानून बनाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेट किए, मैं ये बोल रहा हूँ शुभेंदु जी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दल तय करेगा, मैं ये कह रहा हूँ जब ये कानून बने तो कांग्रेस ही उनको बनवाने में, उनकी सहमति देने में थी उस वक्त। नहीं तो लेकिन आप ये भी तो समझिए ना, आज अपने सबसे बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। नहीं, ये विपक्षी दलों का धार्मिक प्रचार मात्र है और कुछ नहीं है। जब कोई चेंजेस होती है किसी पार्टी में तो हरेक की राय मानी जाती है, लेकिन आज मीडिया इतना मजबूत हो चुका कि जो चीजें किसी भी पार्टी की पहले सामने नहीं आती थी, अब आप लोगों की भूमिका इतनी अहम हो चुकी कि छोटी छोटी बात जो व्यक्ति सोचता भी है वो भी आप लोगों के माध्यम से आम पब्लिक में आ जाती है। मात्र इतनी बात है, लेकिन बोलने का अधिकार सब कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, उनकी विचारधारा का होना चाहिए, उनकी विचारधारा का होना चाहिए। अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि जी मैं तो इसी को प्रेसिडेंट चाहता हूं अपनी पार्टी का, तो दूसरी पार्टी को इस बात का एतराज क्या है? हम दूसरी पार्टी से तो नहीं पूछ रहे, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय, नेताओं की राय ले रहे हैं। बहुत लंबी बहस चल रही है, मेजोरिटी में कोई इसको लेकर के तो बहुत लंबी बहस चल रही है। हाँ जी, शरद पवार सामने हैं, मैं सुन नहीं पाया। शरद पवार सामने हैं, हाँ जी, और यूपीए अध्यक्ष की रेस में वो सबसे आगे भी हैं और प्रबल दावेदार भी हैं।
और इसको लेकर के तो शिवसेना भी हावी हो रही है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हम तो जरा हरियाणा की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं वंदना पोपली जी ये पूछना चाह रहा हूं कि ये शहर का चुनाव है, शहर की सरकार चुनने के लिए जनता अग्रसर है। किसान आंदोलन को लेकर के ये जब बार बार कहा जा रहा है कि इसका असर रहेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी निश्चिंत है कि ये शहरी चुनाव है, क्योंकि शहर में तो पकड़ अच्छी है बीजेपी की? देखिए शुभेंदु, आपकी बात का जवाब दूं उसके बाद मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनकी बात का भी जवाब दूंगी, कृपया करके मुझे उस हिसाब से समय दीजिएगा। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शहर की चुनाव है इसलिए बीजेपी जो है उसको ज्यादा परेशानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिएगा कि जो आंदोलन है वो पूरे के पूरे देश का बताया जा रहा है और अभी हमारे सामने रिजल्ट आए, राजस्थान निकाय चुनाव का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का ले लीजिए, हर एक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आता दिख रहा है। तो ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वंदना जी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम बात हरियाणा की कर रहे हैं। उसी दौरान हरियाणा के अंदर भी उपचुनाव हुआ, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, ये मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। बड़ौदा की सीट जो है वो कांग्रेस की थी और आप जिस तरह से हुड्डा जी का एक स्टेटमेंट था कि मैं तुम्हारा तुम मेरे करके जो कोशिश की गई थी, ठीक है उनकी सीट थी। हमारे लिए हमने तो शुरुआत में कहा ये चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए है, भाजपा के लिए अवसर है, हमने इस बात को कहा था। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि कार्यकर्ताओं के दबाव में दिया, अच्छा दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में आपने सिंबल दिया तो दिया किसको? कार्यकर्ताओं को ही छोड़ दिया। अपने ही परिवार में कुछ नेताओं के परिवार में अगर आप टिकट देते हैं तो आप कार्यकर्ताओं का दबाव कहाँ से मान सकते हैं? और यहाँ पर आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि हमारी ही कांग्रेस पार्टी थी लोकतंत्र लेकर आई कि हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। ये लगभग पूरे विश्व में ये परंपरा है। ये जो लोकतंत्र है, ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार के तरह प्रकार होते हैं वो 2 या 3 हैं, या तो राजा बनेगा या डिक्टेटरशिप होगी या लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र को हमारे पूरे देश की जनता ने माना था, इसमें आप कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन मत लीजिए। और जहां पर अम्बेडकर जी की आप बात कर रहे थे, बहुत आदरणीय है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था हमारे लिए की है, लेकिन उनका विश्वास कितना कांग्रेस में था मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी। लेकिन एक और विषय जो उन्होंने उठाया था, उन्होंने बात की थी कि हरियाणा पर 60,000 करोड़ का जो कर्जे की बात आप कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, जब आप गए 2014 में तो 60,000 करोड़ का कर्जा नहीं था, साथ में आप 27,000 करोड़ जो बिजली कंपनियों का कर्जा जो आप अलग गिना करते थे वो भी साथ में हमने इंक्लूड किया, उसको चुकाया और तब वो 97,000 करोड़ का कर्जा था जब आप लोग गए। और उसके लिए 800 करोड़ की बचत होती है हमारे हरियाणा को, जो हमने इसको कर्जे को इंक्लूड कर दिया। सिर्फ आप दिखाने के लिए करते थे कि 60,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन 27,000 करोड़ का भूल जाते थे। तो उससे 8,000 करोड़ की हर साल बचत होती है, क्योंकि हमने उसको भारत सरकार के अंदर हरियाणा सरकार के अंदर मर्ज कर दिया। वो काम आपने नहीं किया था, वो हमारी सरकार ने किया था। क्योंकि हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम करना है, हम सेवा करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। वो स्थिति आज भी है। इससे भारत की जनता, हरियाणा की जनता और ये जो इस समय जहाँ पे निकाय चुनाव हो रहे हैं वो सब जनता जो है हमको ही चुनना चाहती है, बार बार चुनना चाहती है। इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन वंदना जी एक सवाल जो बार बार विपक्षी खेमा ये पूछ रहा है, जब आप ये कहते हैं कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, घपले हुए, ये अक्सर खबरें आती रही, लेकिन विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि आप देखिए आपने आपदा को अवसर में बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगा हुआ उसके बाद धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, इन सब का भी जिक्र होता है। शुभेंदु बिल्कुल सही बात है कि इन सब घोटालों का भी जिक्र होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन पे सबसे पहले अगर धान घोटाले की बात करें तो सबसे पहले इसने प्रश्न किसने उठाया था? सरकार ने खुद उठाया था। तो सरकार आपको अगर कहीं पर लगता है घोटाला हो रहा है तो उससे प्रश्न उठाती है। इनके टॉप लीडरशिप की तरह नहीं है कि वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। आप देश की बात करिए तो उनकी टॉप लीडरशिप, उनपे केसेस इतने चल रहे हैं, वो खुद इन्वॉल्व है घोटाले में। अगर आप यहाँ पे हरियाणा की लीडरशिप की बात करते हैं तो भी वो इन्वॉल्व है। सीएलयू के नाम पर किस तरह से गेम चला करते थे वो आपको मालूम है। किसानों के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, 1-1, 2-2 रुपए का मुआवजा देते थे और सीएलयू के नाम पे इन्होंने इतनी जमीन जो है आपको मालूम है मानेसर
जमीन घोटाले को लेकर भी केस चल रहे हैं। तो जहां पर लीडरशिप के नाम घोटाले चढ़ जाते हो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने घोटाले किए हैं, हम उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं, उनको पनिश करने का काम कर रहे हैं, हम पूरी जांच कर रहे हैं, वो काम हमारा है, वो हम कर रहे हैं। ऐसा ये नहीं है कि घोटाले होने बंद हो गए, लेकिन डर है एक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, बड़ा है, सवाल तो यही है ना डरना वंदना जी, बात तो यही है कि घोटाले, आप ये खुद भी मान रही हैं कि घोटाले होने हुए अभी बंद भी नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी हैं, लेकिन कैसे बंद होंगे, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? आप कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन सिस्टम किया, इसका स्वागत तो किया जाता है, लेकिन उसमें अभी भी कई खामियां हैं, कई जगहों पर ऐसे हैं जहां सर्वर नहीं है, आप नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्री को लेकर के जब लोग जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वहां पर कई रूप में तकनीकी खामियां वहां पर नजर आती हैं, अपडेट नहीं होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके अंदर अभी भी सुधार की बहुत हद तक गुंजाइश है। मैं ये मानती हूँ कि जब हमने एक कदम उठा लिया विकास की तरफ, हमने एक कदम उठा लिया तरक्की की तरफ, हमने एक कदम उठा लिया सुधार की तरफ, तो वो वहीं से सुधार होने शुरू हो गए। हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम में अभी भी कमियां आती हो, लेकिन हम लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। 70 साल हो गए, जो चीजें खराब हुई थी उनको ठीक करने में तो समय लगेगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो जनता है उनका पूरा विश्वास, उनका पूरा साथ, उनका समर्थन, उनका प्यार हमको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और उन्हीं के साथ और समर्थन की वजह से हम आगे और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए, हम कठिन निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जब प्रचार भी किया तो उन्होंने ये बताया कि हमारी प्रदेश में सरकार है और हमारी मौजूदा वक्त की सरकार के समय में हमने ये काम किए, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम निगम में भी और जो स्थानीय स्तर के जो अलग अलग विषय हैं उनको भी पूरी तरीके से पूरा करेंगे, जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ये बताएगी कि जनता के हित के काम कांग्रेस पार्टी करवा सकती है? शुभेंदु जी, मैं इस डिबेट में अपने साथी प्रवक्ता की बात सुन के मात्र चुप बैठने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। शायद आजादी के बाद ये भूल जाते हैं कि देश की आज क्या पोजीशन है, देश कहां पहुंचा। ये 5-6 साल के अंदर ये इस तरह की बातें कि जितना विकास, जितना ये देश चल रहा है या अब तक आया, सब कुछ इन्होंने करवाया। दूसरे तो सारे बिल्कुल मात्र बस कुर्सी पे बैठने का काम दूसरों ने किया। एक बात। दूसरी बात, जिन चीजों को ये ठीक करने का दावा करते थे कि हम जवान को बॉर्डर पे शहीद नहीं होने देंगे, हम किसान को खुशहाल कर देंगे, आज भी दावा कर रहे हैं। आप खुद देख लें, आपके टीवी चैनल को आज प्रदेश की, देश की जनता बैठ के देख रही है। मेरा एक ही सवाल है, क्या जवान की शहादत देना कम हो गया, खत्म हो गया? शहीद हो रहे हैं जवान बॉर्डर पे। किसान जो शहीद नहीं होते वो देश के अंदर शहीद हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके ही माध्यम से पता चला कि एक इतना शिक्षित वकील जिसने आत्महत्या करी, दुखी हुआ। आप ये बताएं, क्या ये विपक्षी दलों का काम है कि भाई किसी को जाके जहर दे दो, भाई तू शहीद हो जा? लोग दुखी हैं और देखो ये बेझिझक ये कैसे दावे कर रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। मुझे तो शुभेंदु जी आपके पास बैठ के समझ में नहीं आ रहा, जिन किसान भी आत्महत्या कर रहा हो, किसान सड़कों पे महीनों से बैठ के मर रहा हो, शहीद हो रहा हो, जवान बॉर्डर पे सेफ ना हो, रोज शहीद हो रहा हो, ऐसे कानूनों को शहीद हो रहा हो, ऐसे कानूनों को सत्ता में रहते हुए बहुत गहन विचार करके और उन लोगों से, किसान है तो किसानों को सीरियसली बिठाएं और उनकी राय लें। ये सत्ता में रहने वाले व्यक्तियों का काम हो जाता है, चाहे उस वक्त कोई भी पार्टी हो। अब ये बताओ, ये बैठ के मैं दावा कर दूं, मैं धार्मिक प्रचार फैला दूं, या मेरा साथी प्रवक्ता कोई इन चीजों पे डिबेट कर दे, उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। नहीं संजीव जी, लेकिन एक चीज तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी भी तो यही चाहती है। आप भी देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ था किसानों के लिए, वो शायद उतना बेहतर नहीं था और इसीलिए अक्सर ये मांग उठती रही थी सर। नहीं, इसीलिए मांग उठती रही थी ना कि आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनकी लागत है वो उनको नहीं मिल पा रही है, उतना खुशहाल किसान नहीं है। ये बात तो स्वीकारेंगे ना? कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि सुधार करें। मेरे को ये
शुभेंदु जी, मैं आपसे ही आपके माध्यम से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या स्टोरेज अगर होगी और आम आदमी को चीज महंगी मिलेगी तो वो क्या किसान के फेवर की बात है? फिर व्यापारी जो आड़ती, इनकी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो सम्मानित देश की नेता थी, आप बताएं, उन्होंने जब एटीएम की बात विलेज देश का एटीएम, किसान का एटीएम तो आड़ती है, आज उनके परिवार कहां जाएंगे? एक साल बाद जब चीजें पूंजीपति बाहर ही लेने लगेंगे। विकास हुआ है, चंद एक बड़े घरानों का विकास हुआ है। 20 साल पहले अदानी जी का नाम पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, यही तो सर संजीव जी, यही तो सवाल है कि आप जब कानून लेकर के आए थे, आप भी तो यही कुछ करना चाह रहे थे। उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया, यही तो बात है ना। तो अब किस लिए विरोध है फिर? यानी कि आप भी राजनीति कर रहे हैं? देखो नहीं शुभेंदु जी, देखिए, पहली बात तो ये, कानून की शेप आज भी जो बात हो रही है, कानून जिस शेप में मोड़ा गया, बनाया गया, उससे कोई सलाह किसी की ली नहीं गई। कानून हमेशा बनते आए हैं, पार्टी कोई भी हो, कानून बनते आए हैं, एक विचारधारा चलती आई है, पर उस कानून का ऊपर नाम रख के नीचे सारी पूंजीपतियों को ही मेन टारगेट करके उनको फायदा पहुंचाने का बड़ा सवाल यही है। बार बार ये कहा जा रहा है, वंदना जी, ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों की आड़ में जो कंपनियां हैं या पूंजीपति हैं, सिर्फ उनको फायदा पहुंचाया जाएगा, और इसी को लेकर के बीजेपी ये कहती है कि ये तो बरगलाया जा रहा है। देखिए शुभेंदु, दो मुद्दों पे बात की संजीव जी ने। सबसे पहले उन्होंने जवानों की बात की कि क्या कोई जवान शहीद नहीं होता। तो आपको बताना चाहूंगी संजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में पुलवामा होता है तो बालाकोट भी उसी समय होता है। अगर चाइना के पास 20 अगर हमारे सिपाही मारे जाते हैं तो 40 मार कर भी आते हैं। वो दम आपकी यूपीए सरकार में पिछले 10 साल में कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे सैनिक शहीद हुआ करते थे, उस समय आपकी सरकार चुपचाप बैठ जाया करती थी। ये जो कलेजा है, ये जो हिम्मत है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। जहां तक आप बात करते हैं किसानों की, यहाँ पर आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि स्टोरेज पे कैप भी लगाई गई है, और आप यहाँ पर कहते हैं कि अडानी अंबानी अभी आ गए क्या? यही कैप्टन अमरिंदर है, कहते हैं कि रिलायंस को पंजाब में लाने वाला मैं हूँ। 1 लाख करोड़ के जो अंबानी जी हैं, उनको प्रोजेक्ट देने वाले यूपीए सरकार थी। तो आज ही तो नहीं आ गए हैं ना। तो ये जो आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये पूरे के पूरे जो कानून है वो सिर्फ किसानों के फायदे के लिए हैं। हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मंडी कहाँ बंद हो रही है? केरला में मंडी बंद है ना, वहां पे प्रश्न पूछिए, केरला में किसकी सरकार है? मंडी में जाइए, अपनी फसल को बेचिए, नहीं तो बाहर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आप फसल बेचिए अगर आपको जो दाम मिलते हैं। तो आपकी जमीन, किसानों की जमीन कोई नहीं ले सकता है। अगर किसानों की कोई जमीन लेता है तो उसका पूरा प्रावधान किया गया है, और सिर्फ क्योंकि फसल का ही जो है आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी टूट जाता है तो वो भी फायदा किसान को है। वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो करार करता है, उसको नुकसान है, उसको 125% तक जो पेनल्टी है वो देनी पड़ सकती है। तो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फायदेमंद किसान के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे कंपनियों को कैसे फायदा होगा वो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है ये जो भ्रामक प्रचार है, लेकिन वंदना जी अभी भी इसमें कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि अगर खुले बाजार के अंदर किसान कोई भी डील करता है किसी व्यापारी के साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं, उसकी निगरानी कैसे होगी? क्योंकि किसान कई बार ऐसा होता है कि उतना शिक्षित नहीं होता है, और अगर ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जाता है साइन, तो उसमें तो नुकसान किसान को हो जाएगा। तो कहीं तो कोई निगरानी तो करे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले होते आए हो। मैं आपको एक अपना यहाँ पे वीडियो भी दिखाना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जितने भी बिचौली है उनको हटाना चाहिए। ये आप सुन पा रहे होंगे कि बिचौलियों को हटाना चाहिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मैंने आपके सामने इसको चला कर दिखाया है, ठीक है। और वही इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, वही हुड्डा जी कहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी संसद में खड़े होकर बोलते हैं। अब इनको उस पर ऐतराज हो जाता है। जहां तक आपका प्रश्न है, करारकर्ता पे जो एक वॉच होनी चाहिए उसको हम बिल्कुल
मानते हैं कि एक बिल्कुल उस पर एक नजर रखी जानी चाहिए। उसी के लिए हमने कहा है कि अगर एमएसपी पर मिलता है तो मंडी के अंदर बेचिए, एमएसपी से ज्यादा मिलता है तो उसको बाहर बेचिए और पूरी नजर उस पर रखी जाएगी। पैन कार्ड की यहाँ पर बात है कि पैन कार्ड से काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो हम उस रजिस्ट्रेशन की बात को मानने को तैयार है कि जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। तो एसडीएम की अगर उन्होंने बात की कि जो एसडीएम लोकल जुडिशियल पावर होती है उसके अंडर हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमने कहा था इसका जो डिसीजन है 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। हम कोर्ट को 30 दिन के लिए बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो हम उस बात को भी मानने को तैयार हैं कि अगर कहीं पर कुछ कमी दिखती है तो उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन रिपील कर लीजिए ये कौन सी जिद है, ये कौन सा मतलब आग्रह होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है संजीव जी, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ उस वक्त भी किसान आंदोलन को लेकर के पूरी हवा उसी तरफ मोड़ दी गई और कांग्रेस पार्टी बार बार इस पूरे उपचुनाव को किसानों के आंदोलन से जोड़ करके बनाती रही। अब निगम के चुनाव में भी क्या ऐसा ही है? क्या इससे बड़ौदा के अंदर जो फायदा आपको मिला था क्या उसी तरीके से आप इस चुनाव को भी देख रहे हैं? चैनल के माध्यम से आम जनता प्रदेश की जो देख रही है उनको बताऊं कि बार बार हमारी सत्तारूढ़ दल ये बात एस्टैब्लिश करने में 1 महीने से लगी हुई है कि कोई ये कांग्रेस का आंदोलन है। आप देखें, कांग्रेस का आंदोलन है। आप देखें आज इतनी जान किसी में नहीं है कि पार्टी के लिए अपनी जान पढ़ा लिखा आदमी खो दे। अगर वो सड़कों पे बैठे हैं और आज ये कह रहे हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात हो जाएगी, उनसे मीटिंग हो रही है, मैं अपने साथी प्रवक्ता वंदना जी को बताऊं कि अगर कोई बात करके निर्णय लेते तो कम से कम 29-35 आदमियों की, किसानों की जो शहीद हुए हैं उनकी जानें तो बच जाती। ये निर्णय लेने के लिए बार बार मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है कि जहां किसी कानून को बनाने में कोई गलती हुई है उसको पॉइंट आउट किया जाए और कोई समाज का वर्ग कोई दुखी है, सड़कों पे शहीद हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो। हम उनको शहीद होते हुए देखते रहे। जो जवानों की बात मैं बार बार कह रहा था, मैं ये कह रहा था जब कभी कोई जवान कैजुअलिटी कोई शहीद हो जाता था। ठीक है, ये कई चीजें हैं। वंदना जी जल्दी से रिएक्शन। ये जवाब है, बात करके निर्णय की बात ये करते हैं। हमने तकरीबन 1.5 लाख वेबिनार किए गए और एक चीज और आपको बताना चाहूंगी बहुत क्लियरली, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो लीड किया जा रहा है पंजाब के द्वारा। और कैप्टन अमरिंदर ने जब ये कह दिया कि पंजाब में जो ये कानून को मानेंगे ही नहीं, तो ये किस तरह का आंदोलन है, ये इनकी नीयत को बहुत क्लियरली दिखाई दे देता है। यहाँ पर जब पंजाब में मान ही नहीं रहे तो पंजाब के किसान यहाँ पर उठकर क्यों आए, ये पूरे के पूरे देश को दिखाई दे रहा है। और हमने जब वेबिनार किए हैं, लोगों से बात की और अभी भी हम बात कर रहे हैं। चौथे दौर की बैठक चल रही थी और उस समय ये बात हो रही थी कि जो 9 पॉइंट है उस पर डिस्कशन किया जाए। उसी समय राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है कि हम जब तक ये कानून रिपील नहीं हो जाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। ये भड़काना नहीं है तो और क्या है? जब वो बोल रहे हैं कि हमारे मुद्दे सॉल्व कर लीजिए, तब तक तो यही बात चल रही थी ना। ठीक है, वाली बात कब चली? जब राहुल गांधी ने शुरू की। ठीक है, लेकिन इस निगम के चुनाव में क्या किसानों का मुद्दा हावी रहेगा, क्या ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन हम लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान